वेलकम ऑल। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे आपके इन्वायरमेंट के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चंस। एंड स्पेशली अगर आपने ये लेक्चर देखे होंगे, 10 चैप्टर्स हैं आपके एंड 10 वन शॉट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं। एंड हमारा जो टारगेट है यहाँ पे दैट इज़ 90+, यानी कि आपको 95, 96, 97 इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए इन्वायरमेंट में। नाउ अगर आपने अभी तक भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं सो प्लेलिस्ट में जाइए। एंड प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे आपको ये वाली प्लेलिस्ट ओपन करनी है, दैट इज़ जेके बोर्ड्स क्लास 11th EVS। एंड यहाँ पे हैं 10 डेज का क्रैश कोर्स एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ देखिए, एक एक करके यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स या फिर 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चंस देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे होंगे बेसिकली यहाँ से आपके 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चंस के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। नाउ अराउंड 50 to 55 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। वीडियो को अच्छे से देखना क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एंड अपना स्कोर मेंशन करना कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बने। एंड अगर आपका स्कोर 40+ आया सो आपकी जो प्रेपरेशन है दैट मीन्स यू आर ऑन राइट पाथ, सो आप राइट ट्रैक पे हो। एंड अगर 30+ भी आ रहा है सो आप मतलब आपको थोड़ा बहुत अभी अच्छे से रिवीजन करने की नीड है। नाउ देखिए, इन एन इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट्स आर, सो बताइए ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स, पैरासाइट्स, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स। सो एवरीबडी नोज जो हमारे पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं इकोसिस्टम में वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। नेक्स्ट, वट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन अर्थस एटमॉस्फेयर। सो आपको बोलनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज हमारे पास होती है। वी नो दैट जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है इट इज़ मोस्ट अबंडेंट, ऑलमोस्ट 78% होता है। देन हमारा ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21% या फिर 20.9% होता है। ये जो आपको दिखेगा वेरिएशन किसी बुक में आपको लिख के रखा होगा 77 पॉइंट समथिंग, सो इसमें आप ज़्यादा मत पढ़िए। देन आर्गन की अगर मैं बात करूं, आर्गन जो हमारे पास होता है इट इज़ ऑलमोस्ट 0.9%। देन हमारे पास आता है 4th नंबर पे CO2, एंड CO2 जो हमारे पास होता है इट इज़ 0.03%। सो ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में इसको 2 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए कंपोजिशन डिफरेंट गैस की, राइट दी कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैस। आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इट इज़ 0.03%। नाउ रिड्यूस, रीयूज एंड डैश आर दी 3 R's टू सेव द इन्वायरमेंट। देखिए हमारे पास 3 R's होते हैं जनरली। पहला हमारे पास रिड्यूस, देन हमारे पास यहाँ पे रीयूज, देन हमारे पास होता है रिसाइकल। सो ये हमारे पास होते हैं 3 R's जनरली जिनको हम इन्वायरमेंट में फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, नेम द एटमॉस्फेरिक लेयर दैट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। आप बताइए कि कौन सी लेयर में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे। आपको लेयर का नाम बोलना है। पहला, दिस लेयर एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ 440 किलोमीटर। 440 किलोमीटर। देखिए हमारे पास बेसिकली पहली लेयर जो होती है बॉटम मोस्ट इट इज़ ट्रोपोस्फियर। एंड वी ऑल नो दैट ट्रोपोस्फियर के अबव हमारे पास क्या होता है इट इज़ स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के अबव हमारे पास क्या होता है इट इज़ मीसोस्फियर। एंड मीसोस्फियर के अबव हमारे पास क्या होता है इट इज़ थर्मोस्फियर। नाउ अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं फ्रॉम ग्राउंड, सो हमारे पास जो ट्रोपोस्फियर होता है इट इज़ ऑलमोस्ट 0 to 18 किलोमीटर। देन स्ट्रेटोस्फियर जो हमारे पास होता है इट इज़ 18 to 50 किलोमीटर। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे भी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको अलग अलग बुक्स पे डिफरेंट निकल के आएंगे। एंड एग्जामिनर के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो आपको जनरल रेंज देता है। रेंज आपको बेसिकली याद होना चाहिए। इट इज़ 50 to 80 किलोमीटर। एंड जो हमारे पास थर्मोस्फियर होता है यू कैन कंसिडर इट एज 80 to 600 या फिर किसी बुक में 700, 400 ये सब लिखा होगा। सो बताइए, पहले ही आपको पता चला यहाँ पे रेंज से इट इज़ 80 to 600 किलोमीटर या फिर 700 किलोमीटर। सो पहले ही आपको पता चला यहाँ की 440 हमारा किस में है। सो इट इज़ फॉर थर्मोस्फियर। बाकी चीज़ें भी देखते हैं। नाउ इन दिस लेयर टेम्परेचर राइज ड्रामेटिकली रीचिंग अप टू 1480 डिग्री सेल्सियस। एंड मैंने आपको हाइट वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ भी दिखाया था। एंड वहाँ पे हमने देखा था जो ये वाली लेयर हमारे पास होती है थर्मोस्फियर वाली, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो अब्रप्टली राइज करता है। देन
This is due to the fact that the gas molecules in this layer absorb the X-rays and ultraviolet radiations. बिल्कुल यहाँ पे absorb करते हैं. Then it protects Earth. मैंने आपको बोला था ये जो लेयर होती है ये हमारी अर्थ को मेटेराइड्स वगैरह से प्रोटेक्ट करती है. सो दीज आर ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक. किसके कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे? थर्मोस्फीयर के. वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रोपोस्फीयर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताइए. ग्रीन हाउस गैसेस, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगे. देन स्ट्रेटोस्फीयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर बताइए. यहाँ पे आपको ओजोन लेयर मिलेगा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की. विच इज द सिंबल ऑफ WWF. आपको बोलना है WWF. आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है. WWF हमारे पास क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. आपको बताना है इसका जो सिंबल हमारे पास होता है क्या होता है. अच्छे से मैंने आपको समझाया है लेक्चर्स में. इट इज़ रेड पांडा. नाउ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ईयर इज. बताइए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे ईयर का कौन सा होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. सो इट इज़ नाइट्रोजन. एंड ऑलरेडी मैंने अभी आपको मेंशन किया कि नाइट्रोजन कितना होता है. इट इज़ ऑलमोस्ट 78% हमारे एटमॉस्फेयर में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फूड साइकिल. आपको बताना है कि करेक्ट फूड साइकिल कौन सा है यहाँ पे. यानी कि आपको फूड चेन करेक्ट एक्यूरेट बतानी है या फिर करेक्ट बतानी है. पहला ऑप्शन फ्रॉग, ग्रास सुपर, स्नेक, वल्चर. नहीं, क्योंकि फ्रॉग कभी भी हमारे पास यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल 1 में नहीं आएगा. फिर इसने दिया है ग्रास सुपर. देन ग्रास सुपर, फ्रॉग, स्नेक, वल्चर. नाउ देखिए हमारे पास ग्रास सुपर, बिल्कुल ग्रास सुपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक एंड स्नेक को खाएगा वल्चर. सो ये एक ट्रू फूड साइकिल या फिर फूड चेन यहाँ पे बन रही है एंड प्रॉपर वे में ट्रॉपिक लेवल्स यहाँ पे डिफाइन हो रही है. सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट, डाइजेस्ट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड दियर इंट्रैक्शन विद दियर इन्वायरमेंट. बताइए डाइजेस्ट. जियोलॉजी, सिस्मोलॉजी, इकोलॉजी, साइकोलॉजी. बताइए कौन सी है यहाँ पे. सो हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा इट इज़ आर इकोलॉजी. सो इकोलॉजी जो हमारे पास होती है इट इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंट्रैक्शन विद देयर इन्वायरमेंट. एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास एंड इसकी स्टडी आप देखते हो इसका इंट्रैक्शन किसके साथ? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ या फिर इन्वायरमेंट के साथ. एंड इकोलॉजी टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछी जाती है. किसने दी थी? सो इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल. एंड ये भी मैंने आपको बोला हुआ है, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, अर्नेस्ट हैकल. एंड यहाँ पे आप डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी भी याद रखोगे. नेक्स्ट, which of the following is the correct sequence of flow of energy in an ecosystem. we know that जो हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे पास जनरली क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे पास हर्बीवर्स आते हैं. हर्बीवर्स के बाद ही हमारे पास कार्निवर्स आते हैं. प्राइमरी हर्बीवर, सेकंड हर्बीवर, उसके ऊपर मैं नहीं आऊँगा. बट प्रोड्यूसर, हर्बीवर, फिर कंज्यूमर. एंड प्रोड्यूसर जो हमारे पास होता है ये किसको यूटिलाइज करता है? ये सनलाइट को यूटिलाइज करता है. देयरफॉर अगर हम फ्लो ऑफ एनर्जी की बात करें इट इज़ फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूसर टू हर्बीवर टू कार्निवर. सो ढूंढिए यहाँ पे ऑप्शंस. सनलाइट, प्रोड्यूसर, हर्बीवर, कार्निवोर. सो इट इज़ ऑप्शन ए आपका यहाँ पे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर. सो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी एग्जाम्पल है यहाँ पे हर्बीवोर की. लाइन, फिश, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन. अगर आप एक लेक की बात करोगे या फिर एक ओशन की बात करोगे या फिर वाटर इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था वाटर इकोसिस्टम जो हमारे पास होता है वहाँ पे जो फाइटो प्लैंक्टन हमारे पास होते हैं, अच्छे से मैंने आपको डिटेल वे में समझाया है. फाइटोप्लैंक्टन हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर प्रोड्यूसर्स. एंड फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाते हैं? फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाते हैं. एंड मैंने आपको मेंशन किया था ये हमारी ट्रॉपिक लेवल 2 में आएंगे. देन सो ये हमारे पास क्या होंगे? देयरफॉर ये हर्बीवर का काम करेंगे यहाँ पे. जू प्लैंक्टन को खाएंगे. स्मॉलर फिशेस को फिर यहाँ पे लार्जर फिशेस वगैरह खाती हैं, या फिर जू प्लैंक्टन को यहाँ पे अदर स्पीशीज भी खा सकती हैं. पैरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज. सो देखिए बेसिकली अगर हम पैरामिड्स की बात करें, पैरामिड हमारे पास बेसिकली कितने होते हैं? पैरामिड हमारे पास 3 होते हैं. पहला पैरामिड ऑफ नंबर, दूसरा पैरामिड ऑफ बायोमास एंड तीसरा हमारे पास पैरामिड ऑफ एनर्जी. अब पैरामिड्स क्या होते हैं हमारे पास? पैरामिड्स हमारे पास होते हैं सिंपली डायाग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. सो आप डायाग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हो या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हो किसकी? एक फूड चेन की या फिर ट्रॉपिक लेवल्स की. यहाँ पे नाउ सो पैरामिड ऑफ नंबर. अगर हम एनर्जी पैरामिड की बात करें, मैंने आपको बताया था पैरामिड ऑफ एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इट इज ऑलवेज अपराइट.
ये हमेशा अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट। बट जो पैरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमास होता है, दे कैन बी इन्वर्टेड और अपराइट। या तो ये इन्वर्टेड हो सकते हैं और दे कैन बी अपराइट। समझाया था, ऐसे इन्वर्टेड, अच्छा ऐसे अपराइट हमारा। सो बट पैरामिड ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज भी हमारे पास क्या होगा, अपराइट, क्योंकि उसमें क्या होता है, जितना हम ट्रॉपिक लेवल्स में ऊपर की ओर जाएंगे या फिर आगे की ओर जाएंगे, जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है एंड 10% ला हमारा लगता है वहाँ पे। सो पैरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। बताइए ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 लेवल्स में यहाँ पे लूँगा। हमारे पास पहली जो लेवल होगी वो क्या होगी, ग्रासेस की, एंड इनका नंबर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, आप काउंट ही नहीं कर सकते ग्रास, एक ग्रास लैंड में। देन ग्रास को फॉर एग्जांपल काऊ खाएगा, काऊ का नंबर ग्रास से काफ़ी कम होगा एंड काऊ को फिर लाइन खाएगा। सो ये जो हमारे पास है ये अपराइट शेप को अकायर करेगा। सो पैरामिड ऑफ नंबर जो हमारे पास होता है इन ए ग्रास लैंड इकोसिस्टम, इट इज़ ऑलवेज अपराइट। ये क्या होता है, हमेशा अपराइट। बट pyramid of number can be inverted और upright, but pyramid of number in a grassland हमेशा upright होता है। ये अच्छे से चीज़ें डिटेल में मैंने आपको समझाई हैं। नाउ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू नियरेस्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज नोन एज, समझाया था मैंने आपको, अगर एक जोन यहाँ पे है एंड एक और जोन यहाँ पे है एंड इनके बीच जो हमारे पास पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इकोटोन। देन रनिंग वाटर इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज, रनिंग वाटर इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं। देखिए हमारे पास जनरली अगर हम बात करें ऑन द बेस ऑफ मोशन, सो या तो हमारे पास स्टैटिक इकोसिस्टम होगा या फिर स्टैटिक वाटर बॉडी होगी या फिर हमारे पास रनिंग टाइप की होगी, यानी कि मोशन में होगी, यानी कि रेस्ट पे होगी या फिर मोशन में होगी। स्टैटिक फॉर एग्जांपल अगर मैं लेक की बात करूं, अगर मैं ओशन की बात करूं, लेक हो गया, ओशन हो गया। रनिंग वाटर की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल रिवर हो गया हमारे पास, देन हमारे पास ओशन नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे ओशन आएगा, लेक यहाँ पे आएगा, लेक आएगा, पॉन्ड आएगा, अच्छा यहाँ पे हमारा ओशन आएगा, क्योंकि आपको देखना है कि कौन सी वाटर बॉडी में वाटर रन कर रहा है। सो रिवर में वाटर रन करेगा, ओशन में वाटर रन करेगा, लेक में वाटर स्टैटिक होता है, पॉन्ड में वाटर स्टैटिक होता है। नाउ जो स्टैटिक टाइप हमारे पास होता है, अगर मैं स्टैटिक टाइप की बात करूँ, इसको हम बोलते हैं लेंटिक, लेंटिक। सो इसको हम बोलते हैं लेंटिक वाटर इकोसिस्टम। रनिंग की अगर मैं बात करूं, रनिंग को हम बोलते हैं लोटिक, याद रखिएगा लोटिक इकोसिस्टम। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो लेंटिक हमारे पास क्या होता है, लेंटिक हमारे पास होता है जहाँ पे जो वाटर बॉडीज हमारे पास होती हैं या फिर वाटर जो हमारे पास होता है वाटर बॉडीज में, इट इज स्टैटिक, एंड लोटिक हमारे पास क्या होता है, रनिंग वाला पोर्शन। सो रनिंग वाटर इकोसिस्टम इज, बताइए, क्लासिफाइड एज, सो रनिंग वाटर जो हमारा है इट इज लोटिक वाटर इकोसिस्टम। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स आर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। अभी मैंने आपको बताया कितने हमारे पास हैं पैरामीटर्स, 3, पैरामिड ऑफ नंबर, पैरामिड ऑफ बायोमास एंड पैरामिड ऑफ एनर्जी हमारे पास। सो एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इनको थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। सो वी हैव 3 टाइप्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैन मेड इकोसिस्टम। इनमें से आपको कौन सा मैन मेड इकोसिस्टम नहीं दिख रहा है, ऑर्चिड्स, देन होम एक्वेरियम, देन बॉटनिकल गार्डन, ग्रासलैंड। सो अगर हम नॉट ए मैन मेड, यानी कि जो मैन मेड नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, सो इट इज़ ग्रासलैंड, ये हमारे पास क्या होता है, इट इज़ नेचुरल। बाकी जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ऑर्चार्ड्स हो गए, देन बॉटनिकल गार्डन, एक्वेरियम, या फिर मैंने आपको बोला था डैम हो गए, या फिर सिटीज़ वगैरह हो गए, या फिर गार्डन हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं, दीज आर आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड। सो ऑप्शन डी करेक्ट। Next, one of the following is not a part of abiotic component of the ecosystem. So आपको बोल रहा है कि इनमें से एक ऑप्शन यहाँ पे अबायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट नहीं है, बताइए कौन सा। टेम्परेचर, रेनफॉल, मिनरल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हमारे पास क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। सो हमने अच्छे से देखा था कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। अगेन आपके एग्जाम में 3 मार्क का या फिर 5 मार्क का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। बाकी टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, मिनरल होगी, सॉइल हो गया, वेदर पैटर्न, बाकी सब चीज़ें ये क्या होते हैं हमारे पास, दीज आर अबायोटिक फैक्टर्स। सो बायोटिक सिंपली जहाँ पे आपको लाइफ वगैरह दिखे। नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड द टर्म इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम किसने प्रपोज की थी या फिर डिफाइन किया था, इट वाज A.G. टार्नसले एंड अर्नेस्ट हैकल। याद रखिएगा इकोलॉजी के रिलेटेड। द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन
इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज, बताइए इसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस ऑफ ईटिंग, यानी कि किसी को खाना एंड आपको कोई खा रहा है, सो इट इज़ बेसिकली फूड चेन। ये हमारी फूड चेन की डेफिनेशन होती है, ऐसे आप फूड चेन को डिफाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट, ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला हमारे पास पहली लेयर इट इज ट्रोपोस्फियर, फिर दूसरी लेयर इट इज स्ट्रेटोस्फियर, एंड स्ट्रेटोस्फियर में ही हमारी ओजोन लेयर होती है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, देखिए पैलियोकोलॉजी, देन एंथ्रोपोलॉजी, देन साइनिकोलॉजी, देन आर्टियोकोलॉजी। सो मैंने आपको मेंशन किया था ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, पहला हमारा देखिए आर्टियोकोलॉजी, देन हमारा साइनिकोलॉजी एंड देखिए मैंने आपको बोला था जो हमारा बेसिक हमारे पास होता है, अगर हम आर्टियोकोलॉजी की बात करें, यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये भी आपके एग्जाम में 2 मार्क का या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन करिए या फिर डिफरेंशिएट करिए। साइनिकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी को आप स्टडी करते हो, इसकी रिलेशनशिप किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। यहाँ पे एक इंडिविजुअल की स्टडी आप करते हो या फिर इंडिविजुअल की रिलेशन किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। सो इट इज़ यहाँ पे साइनिकोलॉजी। नेक्स्ट, विच डे ऑफ द ईयर इज कॉल्ड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, एंड ऑलमोस्ट हर एक को पता होगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है हमारे पास। सो इट इज़ 5th of June एवरी ईयर। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, सो अर्थ डे, डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट में। जितने भी डेज मैंने आपको बोले उनको अच्छे से याद रखना, आपके एग्जाम में 1 मार्क या फिर 2 मार्क क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है बताइए। सो इट इज़ ऑन 22 अप्रैल। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर, जो आयरन ओर हमारे पास होता है, आयरन ओर की अगर मैं बात करूं, बताइए आयरन ओर किस टाइप का रिसोर्स हमारे पास होता है? रिन्यूएबल, बायोटिक, नॉन रिन्यूएबल, देन फ्लो। सो जो आयरन ओर हमारे पास होता है इट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि ये हमारे पास होता है लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल। फ्लड्स आर caused ड्यू टू फ्लड्स, excessive rainfall, breach in tanks, speedy winds, overflow of water from tanks. So everybody knows जो फ्लड्स हमारे पास ऑकर करते हैं दे ऑकर ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल या फिर साइक्लोन वगैरह आया इनके कारण। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ वेव्स ऑकर्स इन एन अर्थक्वेक, बताइए अर्थक्वेक भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। सो सीक्वेंस ऑफ वेव्स आपको बतानी है। हमेशा जब भी अर्थक्वेक ऑकर करता है पहले पी वेव ऑकर करती है, देन सेकेंडरी वेव, पी मतलब प्राइमरी, देन हमारे पास सरफेस वेव, एंड जो हमारे पास ज़्यादा डेंजरस होती है इट इज़ सरफेस वेव। सो पी, एस एंड सरफेस वेव। The scientific study of earthquakes is known as, so earthquakes की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? It is simply seismology. What kind of hazards are not normally insurable? Earthquakes, landslides, floods, explosion of volcanoes. देखिए explosions of volcanoes की अगर मैं बात करूं या फिर floods की अगर मैं बात करूं, earthquakes की अगर मैं बात करूं, इनका estimate या फिर इनकी probability हम लगा सकते हैं कि कब और कहाँ आएंगे, बट landslides को डिटेक्ट करना, कहीं पे भी landslide आ सकते हैं। So these are normally insurable. So आप श्योर नहीं हो कब आएगा कहाँ पे आएगा। बट देखिए फॉर एग्जाम्पल अर्थक्विक्स में कैसे मैंने आपको जोन्स वगैरह दिखाए थे, जोन 2, 3, 4, 5, एंड जनरली हमारा जो J&K है वो 4 और 5 यानी कि डेंजरस कैटेगरी में लाइक करता है। कभी भी यहाँ पे हैवी अर्थक्वेक आ सकता है या फिर सीवियर अर्थक्वेक आ सकता है। सो ये चीज़ें हमें पता है, हम श्योर हैं कि J&K इस पोर्शन में लाइक कर रहा है, बट लैंडस्लाइड कहीं पे भी आ सकती है। सो इट इज़ इंश्योरेबल। देन ए डिजास्टर इज एन इवेंट विच रिजल्ट्स इन, बताइए डिजास्टर हमारे पास क्या होता है? वाइड स्प्रेड ह्यूमन लॉस विच रिजल्ट्स इन। अच्छा, डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है कि ये यहाँ पे डिजास्टर के इफेक्ट्स बता रहा है। वाइड स्प्रेड ह्यूमन लॉस, बिल्कुल। लॉस ऑफ लिवलीहुड, बिल्कुल। जब डिजास्टर आता है काफ़ी लोगों की जॉब चली जाती है। देन लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्कुल प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है, ह्यूमन लॉस भी हो जाता है। सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आप लिख सकते हो, एंड ये आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज डिजास्टर, डिजास्टर की डेफिनेशन, एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड नेम सम डिजास्टर्स। एंड ये हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ नेचुरल डिजास्टर्स जिनका नाम आप बोल सकते हो अपने एग्जामिनर को। देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज, बताइए इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल है? फॉरेस्ट, वाटर, लाइट, कोल। सो कोल जो हमारे पास है इट इज़ बेसिकली हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स। कोल की अगर मैं बात करूं या फिर हमारा
नेचुरल गैस हो गया, या फिर यूरिनम हो गया, हमारा क्रूड ऑयल हो गया, ये सभी हमारे पास क्या है, नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट, प्रिमिटिव सब्सिटेंस फार्मिंग इज आल्सो नोन एज, बताइए, मिक्सड फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। सो प्रिमिटिव सब्सिटेंस फार्मिंग को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको जनरली स्मॉल पैच ऑफ लैंड्स पे प्रैक्टिस किया जाता था। अच्छे से मैंने आपको इन डिटेल कॉन्सेप्ट समझाए हैं। नेक्स्ट, rearing of silkworms for the production of silk fiber is also known as, बताइए, एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप रियरिंग किनकी कर रहे हो, सिल्क वर्म्स की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस फील्ड को जनरली सीरीकल्चर। देन ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज नोन एज, बी कीपिंग को जनरली हम क्या बोलते हैं, बी कीपिंग को हम बोलते हैं एपीकल्चर। देन द ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच इज मैनली डैमेज्ड इन हेपेटाइटिस। सो हमने देखे थे ह्यूमन हेल्थ भी हमने देखी थी चैप्टर, एंड वहाँ से ये क्वेश्चन है। सो ह्यूमन हेल्थ के रिलेटेड बताइए, द ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच इज मैनली डैमेज्ड इन हेपेटाइटिस, बताइए कौन सा ऑर्गन हेपेटाइटिस में डैमेज होता है। सो इट इज़ लिवर, क्योंकि हेपेटाइटिस जो होता है इट इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। नेक्स्ट, सिलिकोसिस, मैंने आपको अच्छे से वहाँ पे अलग से एक्सप्लेन किए थे, ईयर बोरन डिजीज़, वाटर बोरन डिजीज़, देन जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ वगैरह होती हैं, यानी कि काम के कारण या फिर फैक्ट्रीज़ में जो ऑकर करती हैं, वो भी मैंने आपको समझाई थी, अलग अलग एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी। अच्छे से याद करना, आपके एग्जाम में 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ सिलिकोस की अगर मैं बात करूँ, सिलिकोस मैंने आपको अच्छे से समझाया था, सिलिका वगैरह जो जनरली सीमेंट फैक्ट्रीज़ में वगैरह काम करते हैं, उनको सिलिकोस होने के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, एंड ये एक लंग डिजीज होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट स्प्रेड थ्रू ईयर, आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पे ईयर बोरन डिजीज नहीं है। सो इट इज़ कॉलरा। कॉलरा की अगर मैं बात करूँ, कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया, दीज आर वाटर बोरन डिजीज। देन बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पे है, कफ कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, दीज आर ईयर बोरन डिजीज। नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस, मैंने आपको अलग अलग साइकिल्स भी पढ़ाए थे, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इनको याद रखना। ये भी आपके एग्जाम में 3 मार्क के 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस, बताइए, रॉक, फॉसिल, सी वाटर, एनिमल बोन्स। सो फॉस्फोरस की अगर हम बात करें, उसका जो नेचुरल रिजर्वायर हमारे पास था, एंड रिजर्वायर भी मैंने आपको डिफाइन करके बोला था क्या होता है, इट इज़ रॉक यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पियर्स इज सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, हमने 2 टाइप्स देखे थे, गैसियस साइकिल एंड बायोजियोकेमिकल। गैसियस में हमारे पास कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, या फिर वाटर साइकिल हो गया, ये सब आते थे। एंड सेडिमेंट्री की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल आता था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, बताइए मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन होता है, मोटेन, ओशन, फॉरेस्ट, डेजर्ट। सो ओशन जो हमारे पास होते हैं, या फिर आप सिंपली ओशन बताइए, या फिर आप यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम बताइए। एक्वेटिक इकोसिस्टम हमारे पास क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल। एंड अगर मैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करूँ, ये भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमारे पास होता है, इसमें आपको हाईएस्ट बायोमास मिलेगा, एंड बायोमास की डेफिनेशन भी ऑलरेडी हमने देखी हुई है। नेक्स्ट, द प्राइमरी सक्सेशन। सो हमने देखे थे जनरली अगर हम सक्सेशन की बात करें, वो हमारे पास क्या होता था, सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। एंड जनरली हमारे पास 2 टाइप के सक्सेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे पास क्या होता था, प्राइमरी हमारे पास कहाँ से ओकर करता था, एक बियर रॉक से, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ही। एंड जो सेकेंडरी हमारे पास होता था, यहाँ पे क्या हो रही थी, रिकोलोनाइजेशन हो रही थी। एंड हमने देखा था कैसे हमारे पास जो पहले स्पीशीज होते हैं, या फिर पहली कम्युनिटी जो आती है, उसको हम पॉइनियर कम्युनिटी बोलते हैं। देन हमारे पास ट्रांजिशनल कम्युनिटी, एंड फाइनली जो स्टेबल कम्युनिटी हमारे पास आती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी है, एंड इसको भी 3 या 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन को, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो प्राइमरी सक्सेशन की अगर मैं बात करूँ, फॉरेस्ट क्लियरिंग आफ्टर डिवेस्टेटिंग फायर, नो इट इज सेकेंडरी। न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट विद नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर वेजिटेशन, बिल्कुल इट इज प्राइमरी सक्सेशन, यानी कि बियर रॉक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था यहाँ पे। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली इफेक्टेड। सो बताइए, जहाँ पे दोनों पार्टनर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड दोनों बोथ आर एडवर्सली इफेक्टेड। एडवर्स मतलब नेगेटिव,
नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव। सो आपको कहाँ पे दिखेगा? कंपटीशन में। देन एंड यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई थी कैसे आप याद रख सकते हो। द सम टोटल ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म्स कॉन्स्टिट्यूट, बताइए। सो अगर सम टोटल पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो बेसिकली स्पीशीज को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ एनिमल्स विन बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, बताइए एसोसिएशन। एंड मैक्सिमम क्वेश्चन जो यहाँ पे हैं दीज आर फ्रॉम जॉब एग्जाम्स एंड आपके नीट बेस्ड। ये जो क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दीज आर नीट बेस्ड, या फिर जॉब एग्जाम्स आपका यूपीएससी हो गया, केएएस हो गया, या फिर जेकेएसएसबी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखे जाते हैं जिनमें जनरली हम पढ़ाते हैं। नाउ एसोसिएशन ऑफ एनिमल्स वायर बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, जहाँ पे दोनों पार्टनर्स यानी कि ए एंड बी दोनों का फ़ायदा हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, बताइए इसको हम क्या बोलते हैं? बताइए अच्छे से। हमने देखा है इट इज़ यहाँ पे म्यूचुअलिज्म हम बोल सकते हैं। एंड म्यूचुअलिज्म को म्यूचुअलिज्म की बात करें इसको हम अलग नाम से भी जानते हैं, दैट इज सिम्बायोसिस। नेक्स्ट, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर किन का कैरेक्टरिस्टिक होता है? पॉपुलेशन, लैंडस्केप, इकोसिस्टम, बायोटिक कम्युनिटी। एंड ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बेसिकली जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है वहाँ पे। देन द रिलेशन बिटवीन अलगे एंड फंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन इज एन एसोसिएशन बिटवीन अलगे एंड फंगे, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये किस कैटेगरी में हमारे पास आता है या फिर किस इंट्रैक्शन में हमारे पास आता है? इट इज सिम्बायोसिस, या फिर जिसको हम म्यूचुअलिज्म के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, आपको बताना है इनमें से कौन सा यहाँ पे पॉपुलेशन चेंज का कंपोनेंट नहीं है। मॉर्बिडिटी, माइग्रेशन, डेथ, बर्थ। सो इट इज़ मॉर्बिडिटी। अच्छे से हमने माइग्रेशन, इमिग्रेशन, देन डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सब चीज़ें देखी हैं पॉपुलेशन चेंज में। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में बी कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड बाय, सो कन्वीनियंटली आप कैसे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हो? पहला ऑप्शन सिमी लॉजिस्टिक करूँ, देन स्ट्रेट लाइन करूँ, ऑल ऑफ दीज। एंड हमने अच्छे से देखा था जनरली जो ग्रोथ करूँ को हम जब डिफाइन करते हैं, एक हमने देखा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड दूसरा हमने देखा था लॉजिस्टिक करूँ ग्रोथ, अच्छे से, जहाँ पे मैंने एस शेप आपको दिखाई, दिस इज लॉजिस्टिक एंड ये एक्सपोनेंशियल। एंड जनरली हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को अच्छे से कैसे डिफाइन करते हैं? लॉजिस्टिक करूँ से, क्योंकि रिसोर्स वगैरह हमारे पास क्या होते हैं? रिसोर्स आर लिमिटेड। नर्मदा बचाओ आंदोलन, देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन वॉज ए मूवमेंट अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डैम। सो नर्मदा बचाओ आंदोलन मैंने आपको बताया था, इसका जो फोकल पॉइंट हमारे पास था इट वॉज सरदार सरोवर डैम। द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ, बताइए चिपको मूवमेंट किसके साथ एसोसिएटेड है? सुंदरलाल बगुना, जब मैंने आपको समझाया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ, एफॉरेस्टेशन, प्रिवेंटिंग द फेलिंग ऑफ ट्रीज। सो जो चिपको मूवमेंट था ये ट्रीज को प्रोटेक्शन देने के रिलेटेड था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट के रिलेटेड यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? विच इज नॉट एसोसिएटेड। एंड हमेशा ऑब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा, नॉट एसोसिएटेड बोल रहा है या फिर एसोसिएटेड बोलता है, क्योंकि इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स में बच्चे गलती करते हैं। पहला चमोली डिस्ट्रिक्ट, देन सुंदरलाल बगुना, वेस्ट बंगाल, हक द ट्रीज। देखिए सुंदरलाल बगुना यहाँ पे लीड कर रहे थे चिपको मूवमेंट को। एंड चिपको मूवमेंट में क्या था? अगर हमारे पास ये ट्रीज वगैरह थे, लोगों ने इनको हक किया, उनने बोला पहले आप हमको काटिए फिर यहाँ पे ट्रीज को काटिए। एंड जनरली यूके में ये ओकर करी थी, यानी कि उत्तराखंड, एंड उत्तराखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड उसमें एक चमोली डिस्ट्रिक्ट भी आता है। बट वेस्ट बंगाल का कोई भी यहाँ पे लॉजिक नहीं बनता इस क्वेश्चन के साथ या फिर लिंक। सो वेस्ट बंगाल इज नॉट एसोसिएटेड विथ चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जूट, कॉफी, वीट। सो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारे पास होता है इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वीट हमारे पास। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जो हैं जिनकी लास्ट ईयर डेथ हुई दैट इज स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। सो इनको भी आप याद रखिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल का कौन सा यहाँ पे पार्ट नहीं है? बताइए। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बिल्कुल होता है,
अमोनिया बिल्कुल होता है, डेड ऑर्गेनिज्म बिल्कुल होते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इट इज़ नॉट द पार्ट, क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं या फिर बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे पास होते हैं। जब मैंने आपको राइजोबियम का कॉन्सेप्ट दिया था वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोलॉजी डील्स विथ आर्टियोकोलॉजी? मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोला, एक तो हमारे पास आर्टियोकोलॉजी, दूसरी हमारे पास साइनिकोलॉजी। सो साइनिकोलॉजी कम्युनिटी रिलेटेड, आर्टियोकोलॉजी हमारे पास एक इंडिविजुअल के रिलेटेड, सो इट इज इंडिविजुअल स्पीसीज इकोलॉजी। The development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs is known as good development, sustainable, future development, smart. So it is sustainable development, and मैंने आपको goals वगैरह भी mention किए थे कि कितने goals हमारे पास हैं, and उन goals को भी आप याद रख सकते हैं, अपनी भाषा में आप उनको लिख सकते हो। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए what is sustainable development, so एक टाइप की डेवलपमेंट होती है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी के टाइम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, बट जो फ्यूचर जनरेशन है उनका ध्यान भी हम रख रहे हैं कि रिसोर्स को हम पूरा यूटिलाइज ना करें। इकोसिस्टम इज हैबिटेट, कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट, कम्युनिटी, बायोस्फीयर एंड हैबिटेट आपका। सो इकोसिस्टम जो हमारे पास होता है इट इज कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि जहाँ पे एक कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट के बीच हम रिलेशन देखते हैं, यानी कि लिविंग कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट के बीच। देन इकोसिस्टम कंपोनेंट विच इंक्लूड्स heterotrophic organism which depend upon the dead animals. So dead animals पे कौन डिपेंड करते हैं, decomposers हमारे। So it is all about this session, and I hope generally मे बी यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं दिखेंगे, बट होता क्या है, अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुए सो यहाँ पे ये पता चलता है कि आपने 10 लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने 30+ भी स्कोर किया एंड जिनका 40+ स्कोर हुआ है सो उनकी प्रेपरेशन अप टू मार्क है, एंड जिनका 30+ है उनको मैं बोलूँगा उनको रिवीजन की अच्छी नीड है अभी के टाइम, एंड जिनका स्कोर 30 के नीचे हैं वो पूरा सिलेबस अभी अच्छे से पढ़िए, पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, फिर अगर आपको टाइम मिले फिर वीडियो को देखिए वगैरह। सो होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया हुई होगी एंड आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। एंड इन्वायरमेंट जो है इट इज़ अगेन वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका स्कोर 95+ आना चाहिए। एंड कुछ 2-3 चैप्टर्स में मैंने कुछ टॉपिक्स को स्किप किया है क्योंकि आपका यहाँ पे स्कोर 95+ आना चाहिए। बट अगर हम 12th इन्वायरमेंट की बात करें, क्योंकि अब आप 12th में जाओगे, 12th इन्वायरमेंट मैंने पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, एंड इन्वायरमेंट में कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं है, लास्ट 3-4 ईयर्स से सेम सिलेबस है, एंड 7 चैप्टर्स हैं आपके, 7 वीडियोस में मैंने कवर कराए हैं। वहाँ पे जो टारगेट मैंने रखा है इट इज़ 100 आउट ऑफ 100, एंड इस साल काफ़ी बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। आप उसको देख सकते हैं जैसे ही आप अपने 12th में जाएं। सो थैंक यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।